एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो बेटा आज कंटिन्यू करते हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज को और आज का हमारा है पार्ट 6 जिसमें कि हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 5 एंड दिस इज रिलेटेड टू मीडियम टर्म आउटलुक दैट इज डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ। तो आज का जो ये चैप्टर है बेटा ये इट्स मोर ऑफ द कंसेप्चुअल पार्ट। इसको मैं चाहती तो छोड़ भी सकती थी बट स्टिल फोकसिंग अपॉन द कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स में कभी पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विद आपको जो है मेंस देना ही है। हम होप करेंगे कि आप सबका प्रीलिम्स क्लियर हो, आप मेंस को फेस करें। तो मेरा मन नहीं किया कि मैं इस चैप्टर को छोड़ दूं या इसको बहुत ही ज्यादा कंसाइज कर दूं। तो जितना भी रेलिवेंट पार्ट है वो सारा निकाल के मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दिस इज रिगार्डिंग योर अगेन 5th चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। और ध्यान से सुनो, आप चीजों को थोड़ा सा ही डाटा है लर्न करने वाला वो आप कर लेना। और प्रीलिम्स में कभी कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आया है या फिर मेंस में तो क्वेश्चन आना ही आना है, वो आपका इजीली तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इंडिया मीडियम टर्म आउटलुक के बारे में कह रहा है कि टू रियलाइज इट्स इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग विकसित भारत, बिकॉज हम ये बोल रहे हैं कि हमने विकसित भारत बनना ही बनना है। ऑफ द सेंचुरी ऑफ द इंडिपेंडेंस, हमारे 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तक हमने कर लेना है, दैट इज 2047। Now India needs to achieve growth rate of around 8%. हमें growth constant prices पे रखनी ही पड़ेगी definitely. While the desirability of this growth rate is unquestionable, it's important to recognize that the global environment, political and economic, will influence India's growth outlook. हमें तो definitely पता ही है कि हमें करना है, लेकिन global environment के अंदर changes आ चुकी हैं, जैसे कि IMF WEO projects India to become $5 trillion जो है वो डॉलर इकोनॉमी by fiscal year 28 and reach a size of your 6.307 trillion by fiscal year 30। तो होना है नहीं होना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस चीज को हमें सोचने की जरूरत नहीं है। रादर देन बिकमिंग क्रिटिकल हमें ये सारी फिगर्स मिल रही हैं, प्री में पूछी जा सकती हैं और मेंस में हमें ऑप्टिमिस्टिकली ही लिखना होता है। तो वो ऑप्टिमिस्टिकली आपके पास रेफरेंसेस हैं IMF और WEO के, और इनके हिसाब से हम 2028 तक ही जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डेफिनेटली बनने जा रही है। दिस ट्रांसलेट्स इनटू एनुअल नॉमिनल ग्रोथ rate of nearly 10.2% of USD term for FY25 to FY30। तो हमें 10.2% से अपनी ग्रोथ रेट को एनुअली रखना ही पड़ेगा। टू पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 30 इयर्स, अगर 30 इयर्स का भी एनालिसिस दे दिया, अब अगर दिया है तो बेटा पूछ भी सकता है, बात को समझने की कोशिश करो। जैसे कि FY जो है वो 94 से लेके FY24 तक जो है, नाउ इंडियाज डॉलर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रू एट अ कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ 8.9%। तो पूरे 30 इयर्स का हिसाब लगाएं तो मिनिमम हमारी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 8.9% होनी चाहिए। सो द IMF एक्सपेक्ट्स इंडिया टू ग्रो एट अ सिग्निफिकेंट हायर रेट ऑफ 10.2%। इसी वजह से ही IMF को लगता है कि हम 10.2% के हिसाब से डेफिनेटली ग्रो करेंगे ही, बिकॉज 30 सालों की ग्रोथ को अगर कंपाउंड करके देखा तो वो 8.9% है। इन टर्म्स ऑफ डॉलर ये नेक्स्ट 5 इयर्स में हमारे लिए जो है वो प्रोफेसी ऑलरेडी हो चुकी है। और ये आपका चार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दो, बहुत ही इजी है। जैसे कि IMF WEO इंडिया प्रोजेक्शन फ्रॉम योर FY25 टू FY30, 5 सालों में हमारी प्रोजेक्शन है। जीडीपी एट करंट प्राइसेस में अगर हम देखें तो FY24 की 3.6, 25 की 3.9, 26 की 4.3 और ये हमारी प्रेडिक्शन के बेसिस पे 29 में 5.7, 30 में हमारी 6.3% होने वाली है। एक्सचेंज रेट के अंदर देखें तो 82.8 है तो 83.6 एक्सचेंज रेट होगा और चलते चलते 30 तक आते आते 85.6 जो है वो हमारा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका रेफरेंस आप अपने मेंस के आंसर में दे सकते हो। इन रूपी टर्म, अगर इन रूपी टर्म के अंदर हम देखें तो इंडिया नॉमिनल जीडीपी ग्रू एट compound annual rate of 12.4% in 3 decades ending your FY24। अगर रुपी के फॉर्म में देखें तो इनफैक्ट हमारी ग्रोथ रेट 12.4% जो है वो 3 डिकेड के अंदर हुई है। कहां से? 1994 से लेके ये बात कर रहे हैं 2024 तक। इन द नेक्स्ट 5 years IMF projects that the Indian nominal GDP will grow at around 10.7। एक फिगर आपने बस याद करनी है कि इनके हिसाब से हमारी 10.7% जो है एनुअल ग्रोथ रहेगी आने वाले 5 सालों के अंदर। सो इनफैक्ट गिवन द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ ओनली 10.2% इन डॉलर टर्म्स, अगर हम डॉलर टर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं तो द फंड, अब IMF के लिए ही फंड का इन शॉर्ट यूज किया जा रहा है। एक्सपेक्ट द रुपी टू वीकन ऑन एवरेज ओनली by 0.5% पर एनम। तो रुपी हमारा ज्यादा वीक नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0.5% पर एनम होना चाहिए द नेक्स्ट 5 years कंपेयर टू 3.3% एनुअल डेप्रिसिएशन। जबकि अब ये कितनी डेप्रिसिएशन आपका रुपी शो कर रहा है, दैट इज 3.3%।
The projected mild rupee depreciation is a recognition of India's growth potential. अगर हमारी रुपये की डेप्रिसिएशन माइल्ड रहेगी तो उससे क्या होगा, इंडिया की ग्रोथ रेट का पोटेंशियल हमें नजर आएगा. इट्स अट्रैक्टिवनेस एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, लोग बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्ट भी करेंगे. एक्सपेक्टेशंस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन रेट विद दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हमारा जो है वो इन्फ्लेशन रेट भी यूएस की तरह ही होगा. एंड द फंड ऑल्सो प्रोजेक्ट्स दैट इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट विल राइज जेंटली. हमारा अगर CAD राइज भी करेगा तो बहुत फास्ट नहीं, जेंटली ही होना चाहिए. एंड ग्रेजुअली टू 2.2% ऑफ GDP बाय FY30. To reiterate, given the current state of the world and its likely evolution, the realization of these projections will be a very good thing for India. अगर आज के हालातों में हम ये सब कर पाए तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज जो है ये रहेगी. Ministry of Statistics and Program Implementation reckons in the first advance estimates. तो हमारी मिनिस्ट्री ने इसी वजह से क्या शो किया है कि हमारी इकोनॉमी, हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, ग्रो कर रही है 6.4% से एट योर कांस्टेंट प्राइसेस. नाउ फॉर FY26 वी प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट बिटवीन 6.3% एंड 6.8% हमारी प्रोजेक्शन है फॉर द नेक्स्ट ईयर. और इसकी बातें पहले हुई हैं. दिस इन लाइन विद द फंड्स प्रोजेक्शन. तो फंड्स प्रोजेक्शन की भी ग्रोथ उसी तरह से ही है, वो भी 6.5% की बात कर रहा है बिटवीन योर FY26 एंड 30. सो दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स द पॉलिसी एक्शन एजेंडा. तो कैसा हमारा जो है गवर्नमेंट का एजेंडा और क्या पॉलिसी एक्शन रहेगा, ये सारी बातें जो है वो इसमें आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. राइट नाउ जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, ये एक नई टर्म आई है. इस पे आपको डेफिनेटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है प्री और मेंस के अंदर. जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, और दिस टाइम में बी डिफरेंट. नाउ द डिकेड्स सिंस 1980s have witnessed significant globalization marked by remarkable shift in global trade, investment, economic activity. पहले भी 1980 से लेके अब तक बहुत सारे चेंजेस हुए. ग्लोबलाइजेशन आई, ग्लोबल ट्रेड में चेंजेस आए, इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज हुई, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई. सो हियर आर सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. तो तब से लेके अब तक की स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले डिस्कस किया गया है. ग्लोबल ट्रेड जो ग्रोथ हुई है उसकी 1980 से हम बात करें तो ग्लोबल ट्रेड अकाउंटेड for about 39% of the world GDP. By 2012 this share has risen to 60%. तो हमारी ट्रेड देखो ग्लोबल लेवल पे 39 से जो है वो 60% चली गई है 1980 से लेके 2012 के अंदर. सो रिफ्लेक्टिंग द डीप इंटीग्रेशन ऑफ द ग्लोबल मार्केट. यहां से हमें शो हो रहा है कि ग्लोबल इंटीग्रेशन हमारी ऑलरेडी सभी मार्केट्स की जो है वो हो चुकी थी. नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्लोबल FDI इनफ्लो ग्रू फ्रॉम $54 बिलियन इन 1980 से अब कितना हो गया है 1.5 ट्रिलियन. अब मतलब इनफैक्ट 2019 तक का डाटा है, showcasing the increasing role of the multinational corporates in the cross border investment. कि आपके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स जो है MNCs हैं वो दूसरे कंट्रीज में जाके डेफिनेटली क्रॉस बॉर्डर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट करती हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रू बाय $11 ट्रिलियन इन 1980 टू ओवर 100 ट्रिलियन बाय 2022. तो ये डाटा आपको किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकता है या इसको डेफिनेटली प्री में भी पूछा जा सकता है. एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट जैसे कि दोज लिविंग ऑन लेस देन $2.15 अ डे फेल फ्रॉम 42% इन द ग्लोबल पॉपुलेशन टू 8.4%. ये 42 से सिंपली 8.4% ही बंदे रह गए हैं, ड्रिवन बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया. नाउ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, इसके पीछे ये भी एक कारण रहा. ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वहां पे आपकी ग्रू फ्रॉम 4.4 बिलियन इन 1980 टू 8 बिलियन अब है हमारी 2022. तो इसके अंदर विद अर्बनाइजेशन जो रेट है वो राइज किया 39% 1980 से लेके अब कितना 57% जो है राइज किया, जिसकी वजह से फ्यूलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ी. तो ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको ऐसे लिखने में या मेंस के पेपर लिखने में तो बहुत अच्छे से काम ही आने वाली है. प्लस अब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटेड जो है वो डाटा यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. नाउ इंटरनेट पेनिट्रेशन इन 1980s इंटरनेट कनेक्टिविटी वाज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट, तब थी ही नहीं. और 2022 तक आते आते 5.3 बिलियन पीपल या 66% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है. अब ये डाटा किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हो जहां पे कि हमें बताना है कि एट द मोमेंट हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है, कितना पेनिट्रेट किया. तो ये डाटा आपके लिए काम आएगा कि एट द मोमेंट जो है 66% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है उसके पास एक्सेस है इंटरनेट का, और इसने जो है डेफिनेटली रेवोल्यूशनाइज किया है कम्युनिकेशन को, ट्रेड को और इनोवेशन को. दीज स्टैटिस्टिक्स इलस्ट्रेट द प्रोफाउंड चेंजेस ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट. ग्लोबलाइजेशन पे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, मेंस में तो आना ही आना है, प्री में आने के भी कुछ चांसेस हैं.
तो क्या चेंजेस हैं, किसकी वजह से हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ, ड्राइविंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई सारी कंट्रीज की, ऑल्टरिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप, बट द नेक्स्ट 2 decades आर मोर लाइकली टू बी अबाउट इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। पर जो अब आने वाला टाइम है वो इंटीग्रेशन की जगह पे लग रहा है इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का होगा। ये टर्म क्या है, आयर एट ऑल डिफाइन करते हैं जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन को एज ए पॉलिसी ड्रिवन रिवर्सल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो 80s के बाद की हमारी ग्लोबल इंटीग्रेशन हुई उसका अपोजिट, उसका रिवर्सल होने जा रहा है, ऑफन गाइडेड बाय स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशंस, जिसमें कि हर एक कंट्री स्ट्रेटेजिकली अपने बारे में ही ज्यादा सोचेगा। एंड दिस प्रोसेस कंप्राइजेस डिफरेंट चैनल्स इंक्लूडिंग, इसमें ट्रेड के अंदर भी इंपैक्ट आएगा, कैपिटल, इवन माइग्रेशन फ्लो, इन सबके ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। ध्यान दो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इजीली आप जब कभी भी अगर प्री में भी आ गया तो आप पहचान कर लोगे, एमसीक्यू को इजीली आप सॉल्व कर लोगे। Now, despite the benefits of the integration, hyperglobalization, तो नई concept कौन सी है अब, hyperglobalization has also brought about associated complacencies and people have been left behind as industries have changed amid global competition, rising geopolitical tensions हो गई हैं and breakout of war, हमें कभी भी डर सता रहा है, 2 wars अभी हमारी चल के ही हटी हैं और चल रही हैं, इनफैक्ट अभी भी have further intensified these underlying fissures, जिससे कि underlying fissures और बढ़ गए हैं in global economy. So in a reenactment of the Cold War era, ऐसे लग रहा है कि Cold War era हमारा दोबारा वापस आ गया है, are once again getting grouped into 2 blocks, क्योंकि वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में बट रहा है, and phrases like friendshoring have come to play center stage in the global policy making. So tensions over trade, technology, standard, security have been growing for many years, undermining growth and trust, जिससे कि हमारा growth और trust हमेशा घटता है in the current global economic system. Therefore fragmentation, economic, social, cultural हर level पर ही is a direct consequence of the imposition of one size fits for all addition. अगर rules भी बन रहे हैं तो ऐसे बन रहे हैं कि भाई आपके developed nations ने जो बोल दिया सभी को वही लागू करना पड़ेगा, that is one size fits all approach, as well as social and labor standards by western nations. So these developments have your further growth implications, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कुछ problems हमें आने वाली हैं। ग्रोथ इंप्लीकेशंस ऑफ जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशंस, तो ये रेफर कर रहा है हमें कि क्या क्या ग्रोथ इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। नाउ एज पर योर एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ ट्रेड कवर बाय 169 न्यू ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स, अब हमारे नए 169 जो है वो ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स आ चुके हैं, इंट्रोड्यूस बिटवीन 2023 अक्टूबर से लेके अक्टूबर 2024 तक, और 887.7 बिलियन जो है वो डॉलर के साथ रिलेट करते हैं, विच इज $500 billion मोर देन द वैल्यू ऑफ द ट्रेड कवर्ड बाय रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर। इससे पहले भी आपका जो है वो ट्रेड मेजर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आई थी, और तब वो उसकी अगर अमाउंट में देखें तो वो 337.1 बिलियन थी, और अभी 887.7 बिलियन डॉलर की रिस्ट्रिक्शन जो है वो इस 1 साल के अंदर हमें ग्लोबल लेवल पे दिखी है। और ओवरऑल ये जो है आपको जो कर्व है ये काफी मदद कर सकती है। पहले इससे पहले हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। Now IMF observes that trade fragmentation is much more costly this time because unlike the start of the Cold War when goods and trade off to GDP was 16%, now the ratio is 45%. ओवरऑल हमारा गुड्स का प्रपोर्शन भी बढ़ चुका है, जिस वजह से अब अगर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती हैं तो उससे कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। लेस ट्रेड इंप्लाइज लेस नॉलेज डिफ्यूजन। अब अगर कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होंगी उससे क्या होगा, ट्रेड में कमी होगी। अगर ट्रेड में कमी होगी तो उससे फर्दर क्या होगा, लेस नॉलेज डिफ्यूजन। कंट्रीज के अंदर बिटवीन कंट्रीज जो नॉलेज डिफ्यूज होती है, जो नॉलेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है, सब मिलके एक दूसरे की इनोवेशंस को यूज करते हैं, मिल बैठ के जो है वो आगे ग्रो करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। एंड की बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेशन विच कुड ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट आपकी क्रॉस बॉर्डर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी डेफिनेटली कम होगी। वन वे टू विजुअलाइज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इज द क्वांटिटी is to quantify the trade coverage of new import restriction measures apart from the number of restrictive measures presented earlier. तो अब हमें थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि किस तरह से अब के ट्रेड मेजर्स जो है रिस्ट्रिक्शंस और पुरानी ट्रेड मेजर रिस्ट्रिक्शंस में क्या कंपैरिजन रहा। ओके तो इसको जो है वो इस कर्व से हम अच्छे से समझ सकते हैं। इस कर्व को थोड़ा सा ध्यान दे देना,
ये आपका 2012 से लेके 2012-13 से लेके 2023-24 10 इयर्स का आपको यहाँ पे डाटा दिया है। एंड दीज आर योर ट्रेड कवरेज ऑफ न्यू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं? 258 आपकी 2012-13 में थी, फिर 1183 एंड देन फिर ये नीचे गिर गई अराउंड 100 समथिंग, देन 209, देन फिर नीचे गिरी 169, करते करते आपका जिगजैग हो रहा है। और मतलब 2013-14 में एक आपकी पीक नजर आई और उसके बाद फिर आपको 19-20 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और तब से एक बार आपका कम हुआ 482, दैट इज इन 2021 बिकॉज वो कोरोना का टाइम पीरियड था। उसके बाद इट इज ऑन इंक्रीज 1038 हुआ, थोड़ा सा ही कम हुआ आपका 2022-23 में, और अब जो है ये सबसे ज्यादा है 1320, बिकॉज पहली पीक से भी ये पीक हमारी ज्यादा है। तो इसको वो एक स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अदरवाइज आप इस चार्ट को जो है इसका यूज कर सकते हो अपने मेंस के पेपर के अंदर, राइट। नाउ एलिफेंट एंड द ड्रैगन इन द रूम। Now, fundamental shift in the global economic engagement are underway with the proliferation of trade and investment restrictions. तो ये शिफ्ट हमें दिख रहा है ग्लोबल ट्रेड के अंदर, ये साथ ही लिंक्ड है आपके ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के लिए साथ। नाउ बिटवीन 2020 एंड 24 ओवर 24,000 न्यू रिस्ट्रिक्शंस। अगर 20 और 24 के बीच में देखें तो इनफैक्ट 24,000 नई रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दैट हैव गॉन इनटू प्लेस ग्लोबली। पूरे ग्लोब के अंदर अगर हम फोकस करें तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी हैं। The impact of this shift in global structure forces is reflected in global trade growth which has slowed down। इसी वजह से हमारी global trade भी जो है वो slow हुई है significantly, and sign of secular stagnation in the global economy are beginning to emerge। तो ये हमें stagnation के साइन जो है वो नजर आने शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए ये चार्ट में थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको दिया कि आप थोड़ा सा इधर देखिए कि जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस है वो किन किन एरियाज के अंदर ज्यादा है। एक तो आपका स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के नाम पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, देन रेजिलियंस सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई नॉन फूड आइटम्स के ऊपर लगी हैं, फिर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के बेसिस पे, फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, फिर नॉन ट्रेड इश्यूज है। तो ये थोड़ा सा सीरी लर्न कर लेना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इधर आपको वो दिखा रहा है न्यू रिस्ट्रिक्शंस पर ईयर और जो है 2009-19 से आपकी एवरेज। तो एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज से कंपैरिजन करें 2020, 21, 22 कितनी ज्यादा इंक्रीज है आपकी इन कंपैरिजन टू द एवरेज रिस्ट्रिक्शंस जो कि आपके 2020 से पहले लगाई गई थी, राइट। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको दे सकता है जिसको कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आप इस क्वेश्चन को आपने यहां से थोड़ा सा डाटा जो है वो ध्यान दिया होगा। और इधर ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ है, तो ये भी कितना आपको ईसीजी की तरह अप डाउन शो कर रहा है। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ आपका पीक हुआ था थोड़ा सा यहाँ पे अप्रैल 20 दिखा रहा है, राइट। और ये लेकिन अभी फिर 21, 22, 23 ये आपका डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर शुरू हो गया है। देन क्लाइमेट ट्रांजैक्शंस, चाइना एंड जियोपॉलिटिक्स। तो क्लाइमेट और चाइना इसको लेके काफी बातें हुई हैं। क्लाइमेट इज अ ग्लोबल पब्लिक गुड, ऑब्वियसली सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए। इट इंपैक्ट्स एवरीवन एवरीवेयर इन वेज दैट आर स्टिल बीइंग एग्जामिन्ड एंड अंडरस्टूड। इवन लॉरेंस ने कहा है फेमसली इन 1972 पेपर, डज द फ्लैप ऑफ बटरफ्लाइज विंग इन ब्राजील सेट ऑफ अ टॉर्नेडो इन टेक्सास। ये लाइनें ध्यान दीजिए, इसके ऊपर आपको ऐसे आ सकता है इस बार। एक कंट्री कुछ भी करता है उसकी करने से जो क्लाइमेट चेंजेस आती हैं उसका इंपैक्ट किसी और इतने दूर किसी और कंट्री में भी हो सकता है। इस तरह से क्लाइमेट बेसिस पे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्टिविटी। तो ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी का टॉपिक हो सकता है, या इन जनरल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको प्रीलिम्स में वो कोई क्वेश्चन बना के दे सकता है। The economic impact of climate change is well documented and the direct cost of climate change has received significant academic attention। तो already climate change के ऊपर हमारी बातें चल ही रही हैं और इसके अंदर अब studies have quantified that 1 degree Celsius of warming reduces global GDP by 12%। 8% वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, अगर हमारा जो है वो टेम्परेचर रेज होता है उससे जीडीपी के अंदर रिडक्शन 12% है एंड ग्लोबल टेम्परेचर स्ट्रांगली कोरिलेट्स विद द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स। So China, USA, EU and other G7 economies produce more than 50% of the global greenhouse gas emission। Again, very important data for you people। All have target dates of 2050 to reach net zero emission। 2050 तक ये zero emission तक जाएंगे। So these economies depend heavily on each other in the trade of environmental goods and technologies। और यही
इकोनॉमीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी रहती है एंड सेंट्रल टू द, इसी वजह से इन्वायरमेंट, गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज सेंट्रल टू द डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि ये क्या कह रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। Hence ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज इकोनॉमीज, अब इन्हीं के अंदर ही ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई हैं, जिससे कि सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ गया है ऑन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का, इंपोजिंग ह्यूज कॉस्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो अब कब हम सुधार करेंगे, कब हम जो है वो जीरो एमिशन की तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज यही इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज ही अब आपस में जो है वो एक थॉट नहीं रख पा रही है। As for India, 5 नेक्टर एलिमेंट डिस्टिल कमिटमेंट, हम तो पहले ही पंचामृत की बात करते हैं, नेचर को जो है वो कंजर्व करने की बात करते हैं। दिस वुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ इंडिया प्रोड्यूसेस, प्रोक्योर, मीट्स इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो अब हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैसे लें, एंड द शिफ्ट वुड नेसेसिटेट्स a change in our energy mix. Now, as the world navigates the challenges of climate change, the road to energy transition runs through China. अब एक तो हमें चैलेंज है क्लाइमेट का, और दूसरा हमारा रास्ता जो है वो निकल के जाता है कहां से, चाइना के थ्रू। कैसे? ओवर द लास्ट डिकेड ग्लोबल सोलर फोटोवोल्टिक सेल पीवी, ठीक है, फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हैज इंक्रीजिंगली मूव्ड फ्रॉम यूरोप, जापान एंड यूएसए टू चाइना। जो भी रॉ मटेरियल है वो सब यहां मिलता है, विच हैज इन्वेस्टेड मोर देन $50 बिलियन इन योर पीवी फोटोवोल्टिक सेल्स। तो इसके अंदर ये ऑलरेडी इतना पैसा लगा चुके हैं। सप्लाई कैपेसिटी 10 टाइम्स मोर देन यूरोप, एंड द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द एनवायरमेंटल गुड सेक्टर। तो जितनी भी हमें एनवायरमेंटल गुड्स बनानी है जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल है उसमें चाइना ने अपने आप को बेटर कर लिया है। So they deserve serious consideration. Now China's share of solar panel, polysilicon, ingots, wafer cells, modules exceeds 80% in all the manufacturing stages. And interestingly, this is more than double China's share of global PV demand. तो ये इतना ज्यादा शेयर जो है वो चाइना खुद ही ले चुका है। About 60% of the world's wind installed capacity is sourced from China. Wind, अगर हम उसकी बात नहीं करें विंड एनर्जी की, तो उसकी कैपेसिटी भी उसका मेन सोर्स चाइना से ही गुजरेगा। कैसे? China also houses nearly 80% of the world's battery manufacturing capacity, pivotal for the energy transition. In 2022 alone, China allocated $546 billion towards various investments in solar and wind energy. तो पहले से ही चाइना इतना विजनरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर, वाया यूएस एंड ईयू इन्वेस्टमेंट इन दीज सेक्टर्स व्हिच अमाउंटेड टू ओनली 321 बिलियन, जबकि चाइना 546 बिलियन जो है वो इसके ऊपर ऑलरेडी खर्चा कर चुका है। ऑन द सोलर फ्रंट, चाइना कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ प्राइमरी मटेरियल। उधर प्राइमरी मटेरियल की सप्लाई भी इन्हीं के पास है। मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, रीसाइक्लिंग कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसेस एटलीस्ट 80% ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर पीवीज। And China's vertical integration across the entire even EV electrical vehicle supply chain from mining to EV manufacturing has enabled it to retain its double dominance in this sector, that is in your electric vehicle sector. And it is also pertinent to note that about 70% of the world's rare earth minerals, which are critical sources of high storage batteries, are processed by Chinese companies. सप्लाई चेन कंसीडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। सप्लाई चेन की इन जनरल बात करें तो मिटिगेटिंग रोड ट्रांसपोर्ट एमिशन, अगर हम रोड ट्रांसमिशन कम करना चाहते हैं, कंप्राइजिंग 75% ऑफ द एमिशन फ्रॉम ट्रांसमिशन सेक्टर इज क्रिटिकल टू इंडिया। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि इसको हम कम करें। हमें नेट जीरो गोल लेके आना है 2070 तक, याद रखना इस ईयर को। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इंडिया पाथ टू नेट जीरो। तो हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ईवी व्हीकल्स लाने ही लाने हैं नेट जीरो तक पहुंचने के लिए। सो इंडिया हैज मेड इवन इंप्रेसिव स्ट्राइड्स in this promotion. However, to sustain the growth momentum, there are some important considerations to keep in mind. कैसे? For instance, manufacturing of EV relative to conventional car requires 6 times more minerals to produce, most of which are utilized in producing EV batteries. तो ज्यादा मिनरल्स हमें चाहिए EV बैटरीज बनाने के लिए, and this is an important consideration as many minerals crucial to EV manufacturing are scarcely available. हमारे पास उन मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। Processed in India while simultaneously being concentrated in few countries, और बाकी भी बहुत कम कंट्रीज है जहां से ये मिनरल्स आते हैं।
So Ministry of Mines has analyzed that 33 critical minerals vital to India's economic security and found that 24 are currently at high risk of supply disruption. क्योंकि हम ये बाहर से लेते हैं तो इस वजह से हम फोकस कर रहे हैं कि इसमें हमें इसकी सप्लाई में हमें दिक्कत आ सकती है. चाइना कमांड्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ क्रिटिकल मिनरल, जबकि सबसे ज्यादा किसके पास है? चाइना के पास है. प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑल्सो अक्रॉस की कमोडिटीज सच एज निकल, कोबाल्ट, लिथियम. चाइना अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग 65%, 68%, 60% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट रिस्पेक्टिवली. वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, अगेन लर्न कर लेंगे तो यू आर गोइंग टू बी वेरी सेफ इन प्रीलिम्स और मेंस में तो आराम से लिख के आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो. इकोनॉमी की क्वेश्चंस को आप इवन ऐसे क्वेश्चंस में भी डाल सकते हो ये डाटा. नाउ सिमिलरली इन द केस ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, चाइना कंट्रीब्यूटेड टू 63% ऑफ ग्लोबल माइनिंग, 90% of global processing also. Moreover, lithium ion batteries will dominate other technology for quite some time and their demand is expected to grow in fact aggregate of 23%. ठीक है, by 2030. The lack of viable alternative battery technology reinforces China's dominant position in lithium ion batteries. ये तो हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, अदरवाइज हमें चाइना पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा. And the pursuit of India's vision to decarbonize road transportation has been accompanied by impressive strides in the promotion of domestic manufacturing. तो हम कोशिश कर रहे हैं. Facilitated by schemes, तो हम कुछ schemes लेके आए हैं ताकि हम domestically better कर सके. जैसे कि ये schemes के ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर दो. जैसे कि schemes such as FAME India, the production linked incentive PLI schemes for auto components, and the scheme for promotion of manufacturing of electric passenger cars in India, that is SPME PCI, right, among others. Now these schemes demonstrate the government of India's awareness of the need to build domestic supply chain. तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी domestic supply chain को better करने की with the help of these schemes. You must remember these names. Now initiatives such as PLI scheme for advanced chemistry cell manufacturing and selling up of Kanji Videsh India Limited, इसको in short हम काबिल बोलते हैं, have been undertaken to deal with such risks. So going forward, policies for electric vehicles must focus on de-risking schemes supply chain for promoting more than self-reliant, ताकि हम self-reliant हो, हम अपना research and development करें, जैसे कि हम सोडियम आयन की तरफ जाएं, solid state batteries की तरफ जाएं, securing intellectual property, फिर उसके अंदर हम जो है अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लें, तो ये हमारे लिए सिर्फ एक अच्छा वे हो सकता है. एडिशनली फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट इन द बैटरी रिसाइकलिंग, और इसके अलावा हमें बैटरी रिसाइकलिंग में भी जाना चाहिए. सो इंफ्रास्ट्रक्चर कैन यील्ड ग्रेटर लॉन्ग टर्म गेन फॉर इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर. इन द interim PLI scheme can also reward the making of EVA cells, ताकि हम खुद अपने लोगों को रिवॉर्ड दें जहां पे वो लिथियम आयन सेल्स अगर बना पाते हैं. मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन हैपन टू द सेल मेकिंग स्टेज. फर्दरमोर इंडिया मस्ट एम टू एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट, लेकिन हमें थोड़ा कोशिश भी करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करनी चाहिए विद अदर नेशंस दैट आल्सो आर सीकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन. राइट, नाउ इंप्लीकेशन फॉर इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. विकसित भारत 2047, अगेन इन विजन 2047 के अंदर कि हम डेवलप्ड नेशन बन जाए. ठीक है, द वर्ड वुड इंटेल इकोनॉमिक जो है सस्टेनेबल ग्रोथ हमारा 8% होना चाहिए. टू अचीव दिस ग्रोथ इन्वेस्टमेंट रेट जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ जीडीपी होना ही चाहिए फ्रॉम करंट 31%. एडिशनली इट विल बी एसेंशियल टू डेवलप द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फर्दर, और हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दें. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज एआई, रोबोटिक, बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो. सो इससे जो है इंडिया क्रिएट कर सकता है फर्दर इनफैक्ट 78.5 लाख न्यू फॉर्म नॉन फॉर्म जॉब्स. तो हम एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर पाएंगे, अचीव 100% लिटरेसी कर पाएंगे, develop the quality of our educational institutions, develop high quality future ready infrastructure at the scale and speed. तो ये सब हमें फोकस करना चाहिए. अब इंडिया हैज कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. इसके लिए हम ऑलरेडी कुछ रिफॉर्म्स कर चुके हैं, जैसे कि जीएसटी ले आए हैं, एंड उसके अलावा एंड व्हिच हैव बीन वेरी डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज ईयू मूवमेंट टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट हम ला चुके हैं. एंड ये फ्रेमवर्क डील करता है कॉर्पोरेट रिन्यूअल की तरफ. उसके बाद रीरा है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है, व्हिच हेल्प टू क्लीन अप द रियल एस्टेट सेक्टर एंड रैपिड रोल आउट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर की इंडिया स्टैक, यूआईडी, यूपीआई, डीबीटी, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो ये सब कहां पे काम आएगा बेटा? आपको आपके मेंस के क्वेश्चंस को लिखने के लिए. प्री में क्या काम आएगा? प्री में ये है कि जो भी चीजें न्यूज में है, इनमें जिन भी कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज उसके ऊपर आपको एमसीक्यूज अलग से बनते हैं. Now the introduction of GST in 2017 marked the significant shift of India's indirect tax structure, जिससे कि हमें जो है एक यूनिफाइड स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर जो है थ्रू आउट द कंट्री मिल गया.
द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जनरेटेड अ होस्ट ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और बहुत सारे फायदे हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गई, सिंगल मार्केट हो गई, हमारे रेवेन्यू जनरेशन में बाइंसी आई। सिमिलरली आईबीसी से क्या हुआ, फास्टर रेजोल्यूशन हुआ, एनपीए सेटल कर पाए, बैंकरप्सी प्रोसेस कम हुआ, बूस्टिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस हुआ। इसी तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है ये भी गेम चेंजर रहा कंट्री में, जिससे कि हमारी जो है इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट इकोनॉमी बनी। एंड बाय लिवरेजिंग डिजिटल टूल, अगर हम और डिजिटल टूल पे फोकस करेंगे, डीपीआई हैज नॉट ओनली इनहैंस्ड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज बट ब्रॉड ट्रांसफॉर्मेशन बेनिफिट्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स से हमें इनफैक्ट जो है टेक्नोलॉजी से फायदा हुआ। बिसाइड्स द अबव, इंडिया और फोकस करता है एमएसएमई के ऊपर, ड्राइविंग इकोनॉमीज ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर फोकस करता है। गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड सेवरल पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए। मेंस में एज इट इज आप रेफर करके लिख दो। एंड मच हैज बीन डन इन दिस स्पेस थ्रू पॉलिसी एक्शंस and incentive firms to grow, and part of the solution lies in, तो हमें कहां पे ध्यान देना है, और फर्दर और ज्यादा डिजिटलाइजेशन लेके आनी है, डीक्रिमिनलाइजेशन लेके आनी है, डिसइन्वेस्टमेंट लेके आनी है। 3 डीज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट एज पर इवन हम, जैसे कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट हमारा है, फोकसिंग ऑन द पेपरलेस प्रोसेसेस। तो आप पेन लेते हो तो उसमें पेपरलेस प्रोसेस हो, डिजिटल सिस्टम आप आसानी से फॉलो कर सके, ऐसी चीजें हम ला रहे हैं। सिमिलरली जन विश्वास एक्ट लाई है 2023 के अंदर, और इसके अंदर जो है हमने क्या किया, डीक्रिमिनलाइज करी, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हमारे पास लॉज वगैरह थे वो छोड़ दिए। मॉनेटरी 3 प्रोविजंस उनको हमने फिक्स किया 42 सेंट्रल एक्ट्स के अंदर, अंडर 19 मिनिस्ट्रीज के अंदर। इसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके ऊपर अलग से प्री में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ज्वाइंट जो है आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिव्यू किया ये जन विश्वास बिल, और सब्सिक्वेंटली रिकमेंडेड the extending and exercising further acts, so ensuring continuous modernization of the India's regulatory framework, जो कि जन विश्वास 2.0 है। Thus it is true that much has been done, बहुत काम हो चुका है, and it is also true that much remains to be done. तो 1 in our size, 2 as the economy grow, hitherto unseen non-binding constraints emerge, become binding, hence there is a constant need to evolve. तो अभी और हमें जरूरत है कि हमें और ज्यादा ग्रो करना चाहिए। So this is all with your 5th चैप्टर बेटा, और जैसे मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारी कवर करा दी है, पूरा आपका मेंस के क्वेश्चंस ऑलरेडी तैयार आपके पास पड़े हैं, और जो जो भी टर्म्स आ रही हैं, जहां जहां पे भी जो जो कॉन्सेप्ट्स आ रही हैं, जन विश्वास बिल, इसको आप अलग से अच्छे से पढ़िए फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप से, जो कि चांसेस आर वेरी हाई कि आपको पीसीएस आईएएस दोनों एग्जाम के अंदर इस बार ये क्वेश्चंस पूछेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जल्दी ही लेके आती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।